हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, समसामयिकी घटना चक्र जीएस दृष्टि बिहार। यह बिहार के लिए स्पेशल बुक है। इसमें बिहार की इतिहास, भूगोल, बिहार की राजनीति और भी बिहार से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको बहुत ही सुंदर रूप से उसकी चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए हम लोग इसको धीरे धीरे एक एक करके सीखेंगे। अगर आप यदि आप बिहार स्टेट से संबंधित किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए इस तरह का वीडियो और भी आगे प्रोवाइड करा सकें। तो आप लोग देख ही रहे होंगे, इसमें एक एक करके यहाँ पर इसकी अनुक्रमणिका दी गई है। बिहार एवं विहंगावलोकन, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार में पर्यटन, विविध शिक्षा, बिहार में और भी तमाम चीज़ें दिया गया है। तो इसको हम लोग एक एक करके सीखेंगे। लंबा वीडियो होने वाला है और आने वाले बिहार के सभी कंपटीशन में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसमें बिहार से संबंधित जो भी चीज़ें दी गई हैं बहुत ही सरल, रोचक, रुचिकर तरीके से एकदम से दिया गया है, जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है और ज़्यादा दिन तक स्मृति में रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए, ये बिहार का विहंगावलोकन दिया हुआ है। मैंने जूम आउट कर दिया है इसको और एक एक करके धीरे धीरे करके सीखेंगे। वीडियो लंबा होगा तो सब काम छोड़कर धैर्य धारण करके बैठ जाइए और याद करते हुए चलिए। जो भी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको कहीं ना कहीं नोट करते रहिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा है बिहार। नाम सामान्य परिचय। क्या है? सामान्य परिचय। नाम है बिहार, सब लोगों को पता ही है। इसका स्थापना दिवस 22 मार्च दिया हुआ है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च। इसका एक और नाम है बिहार दिवस, इसको बिहार दिवस भी कहते हैं। तो बिहार का स्थापना दिवस जब भी पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? 22 मार्च। ठीक है। अगला इसका देखिए, अगला टॉपिक इसका दिया हुआ है यहाँ पर राजधानी। तो सभी को पता है कि जैसा कि बिहार का जो राजधानी है पटना है। बिहार का उच्च न्यायालय यहाँ पर आगे दिया हुआ है। बिहार का उच्च न्यायालय, बिहार का जो उच्च न्यायालय है, बिहार का हाई कोर्ट पटना में है। स्थापित कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1913 को स्थापित हुआ था। इसका उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुआ था। तो ये जानकारी आप लोग रख सकते हैं, पूछा नहीं गया एग्जाम में यह। और चौथा पॉइंट देखिए, बिहार जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा, मतलब भारतवर्ष के जनगणना में 2011 के अनुसार बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से चौथा राज्य है, तीसरा राज्य है। शुरू ऊपर से यह तीसरे पोजीशन पर आता है। पहले पोजीशन पर उत्तर प्रदेश है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कौन सा राज्य है? तीसरा राज्य है। इसको भी याद रखिएगा, भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यहाँ पर देखिए आगे जो दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्यों में और 13वां राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में। इसका मतलब ये है कि यदि हम केवल राज्यों को लेते हैं, यदि हम केवल राज्यों की गणना करते हैं तो उसमें बिहार जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें स्थान पर आता है। और यदि हम राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश को भी सम्मिलित करते हुए उसको क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो 13वें स्थान पर आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि राज्यों को बस लिया जाता है तो 12वें स्थान पर, और केंद्र शासित प्रदेश को भी ले लिया जाता है तो 13वें स्थान पर आता है। आगे चलिए, यहाँ पर दिया है कि बिहार की
बिहार की सामान्य वर्षा दिया है, औसत वर्षा दिवस दिया है, जलवायु दिया है, सर्वाधिक वर्षा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। सर्वाधिक वर्षा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज ज़िले में होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होती है किशनगंज ज़िले में होती है, और सबसे कम वर्षा का जो स्थान है वो है अरवल ज़िला। सबसे कम वर्षा का जो स्थान है वो कौन सा है? अरवल ज़िला है। सर्वाधिक औसत आर्द्रता, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलिए इधर देखते हैं साइड में। यहाँ पर देखिए दिया है बिहार का भौगोलिक परिदृश्य। बिहार का क्या दिया हुआ है? भौगोलिक परिदृश्य। तो भौगोलिक परिदृश्य में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अंशांशी विस्तार, देशांतरी विस्तार, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, शहरी क्षेत्रफल, ग्रामीण क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल का कुल हिस्सा, और यहाँ पर समुद्र तल से ऊंचाई दिया गया है। तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं हम। तो अंशांशी विस्तार, तो अंशांशी विस्तार, अंशांश और वो देशांतर रेखाएं आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तरी अंशांश यह इतना पड़ता है, और देशांतर विस्तार, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पॉर्टेंट रखने वाली चीज़ें क्या क्या है? इम्पॉर्टेंट इसका है ये भारत के, इम्पॉर्टेंट जो रखने वाली चीज़ें ये भारत के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, और समुद्र तल से ऊंचाई। बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम में पूछ चुका है कि कैमूर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो कैमूर जिला बिहार में ही पड़ता है, तो इसलिए वो समुद्र तल से ऊंचाई बिहार का भी पूछा है। तो 173 फीट, ये याद रखिएगा। और भारत के कुल क्षेत्रफल का ये कितना हिस्सा है? तो भारत के क्षेत्रफल का यह कितना हिस्सा है? 2.86% है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% हिस्सा किस में आता है? तो ये बिहार में पड़ता है। बाकी आप लोग अगर चाहें तो इसके अंशांशी देशांतरी विस्तार को याद कर सकते हैं, तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बिहार के राजकीय प्रतीक, बिहार के राजकीय प्रतीक, तो राजकीय प्रतीक में पहले क्या जाएगा? राजकीय वृक्ष आ जाएगा। तो राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। और यहाँ पर राजकीय पशु क्या है? बैल है। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। द्वितीय भाषा इन सबको छोड़िए। राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं और इसको याद भी रख सकते हैं। पीपल राजकीय वृक्ष है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पशु बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया है, और राजकीय भाषा जो इसकी है हिंदी है, और राजकीय मछली इसकी मांगुर है, और राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। राजकीय चिन्ह कौन सा है? बोधि वृक्ष है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग नीचे जनसंख्या, तो जनसंख्या 2011। तो अब इसमें मैं टिक लगा देता हूँ कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है। जनसंख्या का कुल, देखिए एक चीज़ आप लोग ये याद रख सकते हैं कि जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है। जनसंख्या घनत्व आप लोग याद रख सकते हैं। साक्षरता तो एकदम आता है पेपर में। 10 की वृद्धि भी एक आध बार पूछा है। लिंग अनुपात आता है, और बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें जनसंख्या के दृष्टिकोण से आप इसमें 4 चीज़ें याद रख सकते हैं कि देश की कुल जनसंख्या का 8.60% बिहार राज्य की जनसंख्या है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है? अभी ऊपर आया था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्यों को लिया जाएगा तो 12वां, और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिया जाएगा तो 13वां स्थान पर आता है। और पूरे भारत में जनसंख्या के मामले में यह तीसरे स्थान पर है। मतलब देश की कुल जनसंख्या का 8.60% इसका होता है। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1106 वर्ग किमी है। 1106
वर्ग किमी। इसका मतलब ये है कि 1 वर्ग किलोमीटर में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं वो 1106 व्यक्ति हैं। 1106 व्यक्ति हैं। साक्षरता आप लोग देख सकते हैं 61.80% है। इसमें पुरुष का 71.2% है और महिलाओं का जो है 51.5% है। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। 10 का मतलब होता है कि प्रत्येक 10 वर्ष में वृद्धि कितनी हो जाती है जनसंख्या में, तो ये 25.42% है। लिंगानुपात, तो लिंगानुपात भी आप लोग याद रखिएगा 918, मतलब 1000 पुरुष पर 918 स्त्री, प्रत्येक 1000 पुरुष पर 918 स्त्री, तो उसको बोला जाता है लिंगानुपात। तो बिहार का जो लिंगानुपात है 918 है। तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरह बहुत सारी जानकारियाँ इसमें दी गई हैं, चित्रात्मक रूप से प्रस्तुति किया गया है, बहुत ही रोचक और सुंदर ढंग से किया गया है, जो हमारे आगे आने वाले पेपर में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद और उपयोगी साबित होगा। तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या। अब यहाँ पर आप लोगों को इसमें कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है उसको मैं टिक लगा देता हूँ। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, ठीक, सर्वाधिक लिंगानुपात, बस इतना चीज़ आप लोग याद रखिए। सर्वाधिक जनसंख्या, तो देख सकते हैं इधर सर्वाधिक का बना हुआ है, इधर न्यूनतम का बना हुआ है। तो सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में कौन है, पटना। और न्यूनतम जनसंख्या के मामले में शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, शिवहर का है। यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में 1880 लोग रहते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना है, तो कैमूर का है 488। यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में 488 लोग रहते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास की है। सर्वाधिक महिला साक्षरता जो है वो भी रोहतास की है। और न्यूनतम में पूर्णिया का आ जाएगा और सहरसा आ जाएगा, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता बिहार की कितनी थी, 71.2%। महिला साक्षरता 51% लगभग ये था। और पूरे कुल साक्षरता कितनी थी, तो 61% के लगभग थी। यहाँ पर लिंगानुपात देख सकते हैं। लिंगानुपात जो है सर्वाधिक किसका है, गोपालगंज का है, और न्यूनतम किसका है, मुंगेर का है। सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या, तो ये 1021 है, मतलब 1000 पुरुष पर 1021 स्त्री हैं। और मुंगेर में 1000 पुरुष पर 876 स्त्री हैं। तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है, मुंगेर का। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, गोपालगंज का। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये किसी न किसी पेपर में आए ही आए हैं, तो इसको आप लोगों को याद रखना एकदम ज़रूरी है। एक बार इसको पढ़िएगा, दोबारा कॉपी पर उसको बिना देखे हुए लिखने का प्रयास कीजिएगा। 2-4 बार लिखेंगे तो आपको यह याद हो जाएगा। बाकी आप लोग तैयार करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक दृष्टिकोण, ये तो हो गया हमारा जनसंख्या के दृष्टिकोण से। अब प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो इसमें भी मैं टिक लगा देता हूँ। जिला तो आप लोग याद रख ही लेंगे कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो 38 ज़िले हैं। और जो 38वां जिला वह है वो कौन सा है, अरवल बना है। जो लेटेस्ट जिला बना है वो अरवल, इसमें नहीं दिया है। सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन है, पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। और सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है, शिवहर है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर है। जनसंख्या के अनुसार तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ही है कि सर्वाधिक जनसंख्या पटना की है और सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा की है। और क्षेत्रफल वाला ऊपर नहीं पढ़े थे, तो इसमें क्षेत्रफल वाला भी कवर हो गया। भारत के क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल बिहार घेरता है, तो 2.83%, ठीक है ना।
और यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार को 9 प्रमंडलों में बांटा गया। आप चाहें तो इसको पढ़कर याद भी कर सकते हैं। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। अगला अनुमंडल, सामुदायिक विकास खंड, ये सब गैर जरूरी चीज़ें हैं, इसको आप लोग नहीं याद रखें तब भी कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपकी आ गई सीमाएं। यहाँ पर देख सकते हैं सीमाएं। तो बिहार राज्य की जो उत्तर की ओर सीमाएं लगती हैं, पश्चिम के साइड में लगती हैं। जैसे हमारा दिशा का ज्ञान ऐसे रहता है ना, ऊपर उत्तर रहता है, नीचे दक्षिण रहता है, सामने पूर्व रहेगा, इधर पश्चिम रहेगा। यहाँ पर होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इस तरह से होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर में जो सीमाएं लग रही हैं वो किससे लग रही हैं? नेपाल से। पश्चिम में लगता है उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में लगता है झारखंड से, और पूर्व में लगता है पश्चिम बंगाल से। मतलब बिहार की सीमा जो है, बिहार राज्य के जो ज़िले हैं उनकी सीमाएं पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में झारखंड से और पूर्व में बंगाल से लगती हैं। तो 3 राज्यों से बिहार की सीमाएं लगती हैं और एक देश से लगता है। कौन सा? नेपाल से। और कितने ज़िले पड़ोसी राज्यों और देश के साथ साझा सीमाएं साझा करते हैं, उसको भी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर नेपाल के 7 ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले हैं, झारखंड के भी 8 ज़िले हैं और पश्चिम बंगाल के 3 ज़िले हैं। तो 3, 8, 8 मतलब उत्तर प्रदेश से 8 और झारखंड से 8 और नेपाल से कितना लग रहा है? 7 लग रहा है। दोस्तों, यदि ये सारी चीज़ें आप लोग मैप पर सीखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। इसको मैंने मैप पर बिहार राज्य की जो ज़िले हैं उनकी सीमाएं पड़ोसी राज्यों से साझा होती है उसके बारे में विस्तार से उस वीडियो में मैंने बताया है। आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैप के माध्यम से थोड़ा जल्दी समझ में आता है और इस तरह से बाकी आप लोग याद रख भी सकते हैं इसको। तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि बिहार की सीमाएं 3 राज्यों से लगती हैं, एक देश से लगती हैं। 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश झारखंड से 8-8 ज़िले हैं और पश्चिम बंगाल से 3 ज़िले हैं और नेपाल से जो लगता है उसमें आपका 7 ज़िला है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे के क्रम में चलने पर सिंचाई दिया हुआ है। तो बिहार में जो सिंचाई तो देख पा रहे होंगे बिहार की सिंचाई व्यवस्था दिया हुआ है। तो बिहार की सिंचाई, तो आप लोगों को बता दें कि बिहार में बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा नदी। बिहार में जो बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी है। कुल संचित क्षेत्र, कुल कितने प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? तो 57% कृषि क्षेत्र सिंचित है। और सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना है। बिहार में सबसे बड़ी नदी है जो गंगा नदी है, कुल सिंचित प्रदेश है, 57% क्षेत्र है और सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है वो है गंडक परियोजना। सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है गंडक परियोजना। तो ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आगे ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दिया हुआ है सिंचाई किसके द्वारा सिंचाई का कितना कितना प्रतिशत हिस्सा घेरता है। तो जैसे नलकूप के माध्यम से 63% सिंचाई होती है। नलकूप यही आप लोग देख पा रहे होंगे कि हैंडपम्प या मोटर जिस माध्यम से भी ज़मीन से पानी निकाल कर जो सिंचाई की जाती है वो नलकूप व्यवस्था होती है। बाकी 30% इसका नहर से है, 30 से कुछ 6 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट है। बाकी तालाब व अन्य जगहों से, तो तालाब व अन्य जगहों से 5.5% है। तो यह बिहार की सिंचाई व्यवस्था का बटा हुआ हिस्सा है। अगर पूछे बिहार की सर्वाधिक
सिंचित किससे होता है? तो नलकूप से होता है। कितना होता है? तो 73.9% होता है। बिहार में नहरों के माध्यम से सिंचाई का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है? तो 36.6% होता है। बाकी जो बचा है अन्य माध्यम है। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है तो गंडक परियोजना है। सबसे बड़ी जो नदी है बिहार की वो कौन सी नदी है? गंगा नदी। अभी आगे गंगा नदी का तंत्र जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसकी जो और नदियाँ हैं वो भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो देख सकते हैं। अब इधर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए सत्ता, लोक सत्ता के बारे में दिया हुआ है। लोक सत्ता का मतलब केंद्र शासन व्यवस्था। लोक सत्ता का मतलब क्या होता है? केंद्र शासन व्यवस्था। तो केंद्र शासन व्यवस्था में संसद के 3 अंग है, आप सभी लोगों को पता होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा की जो सीटें हैं कुल बिहार में वो 40 सीटें हैं। लोकसभा यहाँ पर साइड में आप देखिए लिखा हुआ है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40 सीटें कुल है। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की सीटें हैं 16 सीटें। तो 40 सीटें लोकसभा की और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। बाकी ये बिहार की स्थानीय स्वशासन के विषय में दिया गया है तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है पर आप लोग की इच्छा पढ़ सकते हैं। तो बाकी आप लोग याद रखेंगे लोकसभा की 40 सीटें और राज्यसभा की 16 सीटें। आगे अब लोग चलते हैं तो बिहार की राज्य विधायिका है। इस तरह केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह राज्य में आपका विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243, विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 सीटें हैं। बाकी ये देख सकते हैं अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित कितना है और अनुसूचित जनजाति हेतु कितना आरक्षित है, तो इसको भी आप लोग केयर करिएगा। राज्य की विधायिका विधानसभा में कितनी सीटें? 243, विधान परिषद में 75, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में आपकी 16 सीटें। अब यहाँ पर बिहार परीक्षा की दृष्टि से देखिए दिया हो तो परीक्षा की दृष्टि से तो ये वाला टॉपिक और ये बिहार में विधान परिषद का कैंसिल भवन कब बना और ये कृष्ण सिन्हा की प्रथम बार सरकार कब बनी, ये तीनों पेपर में आ चुका है। बिहार से बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का गठन किया गया। बंगाल से संयुक्त रूप से बिहार और उड़ीसा कब अलग हुए? 22 मार्च 1912 को। डेट आप लोग याद रखिएगा, यह पेपर में कई बार पूछ चुका है। इसीलिए ऊपर आप लोगों ने जब बिहार स्टार्ट किया था बिहार के बारे में तो आप लोगों ने बिहार का स्थापना दिवस पढ़ा था, वहाँ पर 22 मार्च था। तो वो 22 मार्च जो था वो बिहार बंगाल से अलग हुआ, उसी के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस और बिहार दिवस को मनाया जाता है। यह 1912 में अलग हुआ था, तो इस डेट को आप लोग याद रखिएगा, 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912। बिहार विधान परिषद का काउंसिल भवन तो ये 1920 में बना था। ये कब बना था? 1920। एक छोटा सा डेट याद रखेंगे, बिहार विधान परिषद काउंसिल का भवन 1920 में। और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम बार सरकार 20 जुलाई 1937 को गठन की गई। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। बिहार में प्रथम बार जो 20 जुलाई 1937 को बिहार गठन किया गया। तो ये हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में आप लोगों को ये लास्ट वाला पॉइंट याद रखना चाहिए, ये पेपर में कई बार पूछ चुका है। बिहार से झारखंड पृथक किया गया। बिहार से जो झारखंड राज्य है वो कब पृथक किया गया? तो 15 नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 में 46% भूभाग पृथक कर लिया गया है। तो बिहार से जो झारखंड कब अलग हुआ? तो यह अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। अभी बिहार से वो उड़ीसा भी अलग हुआ है। बिहार से
उड़ीसा भी अलग हुआ है तो उसका भी डेट आगे आएगा, तो आप लोग उसको भी याद कर लीजिएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बिहार का यह प्रशासनिक मानचित्र है। यहाँ पर आप लोग कई जिले देख पा रहे होंगे, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यहाँ पर गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है। यहाँ पर आप लोगों को पटना दिख रहा होगा, नालंदा है, यहाँ पर गया है, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, सब ज़िले यहाँ पर क्रम से दिए हुए हैं। ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। बिहार में 38 ज़िले हैं। सबसे लेटेस्ट ज़िला जो बना है वो बना है अरवल। यहाँ पर देख पा रहे होंगे अरवल जो ज़िला है वो हाल फिलहाल में बना है। 38वें ज़िले का दर्जा अरवल को प्राप्त है। इस तरह से आप लोग बिहार का मैप देख सकते हैं। इधर के साइड में, इधर किनारे इसकी जो भी ज़िले हैं इन सब की सीमाएँ उत्तर प्रदेश से लगती हैं। नीचे की ओर सभी ज़िलों की सीमाएँ झारखंड से लगती हैं। इधर 3 ज़िले ऐसे हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, पश्चिम बंगाल से सीमाएँ लगती हैं। और ऊपर ये जो है, ऊपर जो है नेपाल से इसकी सीमा लगती है। 7 ज़िले हैं, तो ये भी ऊपर आप लोगों को बताया गया है। 8 ज़िलों की सीमा उत्तर प्रदेश से, 8 ज़िलों की झारखंड से, 3 ज़िलों की पश्चिम बंगाल से और 7 ज़िलों की नेपाल से लगती है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर बिहार का इतिहास यहाँ से शुरू होगा। तो आशा करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। बाकी भी वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग पार्ट सेकेंड बनाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की इस पूरे PDF को कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। जय हिंद।